नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मेरे साथ न्यूज रूम में बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट अरुण कुमार पांडे जी हैं। अरुण जी से आज हम समझेंगे 2025। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव की बात तो होती ही है और तैयारी भी शुरू हो गई है। चाहे बीजेपी, आपने देखा ही, अमित शाह ने पिछले दिनों बिहार की यात्रा की। मुंगेर में, लखीसराय में उन्होंने ललकारा विपक्ष को, नीतीश कुमार को घेरा। लेकिन साथ में 2025 की बात भी करती है बीजेपी कि 2025 में बिहार में भाजपा सरकार। तो देखिए, भाजपा 2024 का दूल्हा कौन, यह विपक्ष से पूछ रहा है। लेकिन 2025 में भाजपा का दूल्हा कौन होगा बिहार में, यह स्पष्ट है क्या, हम समझना चाहते हैं अरुण कुमार पांडे जी से। देखिए, 2025 और बीजेपी के पास दूल्हा है क्या? देखिए, अभी तो पहले आप जो सत्तारूढ़ दल है उसका दूल्हा कौन होगा ये तो स्पष्ट हो गया है। हाँ। इसलिए अच्छा, वो स्पष्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये पहले घोषणा कर दी है कि 2025 में का जो चुनाव होगा यूपीए तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में लड़ेगा। और जो अभी वाम दल और जो भी पार्टियां, अभी 6 पार्टियों की सरकार है, तो यूपीए की तरफ से, मतलब जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसकी तरफ से तो कौन चेहरा होगा सीएम का, ये तो 2025 के चुनाव आते आते नीतीश कुमार रिटायर हो जाएंगे। अब खुद ही कह दिया है कि 2025 का जो वो चुनाव, अब उनका क्या भविष्य होगा वो तो अब उसके पहले तय हो जाएगा ज्ञानेश्वर जी। अभी लोकसभा चुनाव तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार लड़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ भी, अभी नीतीश कुमार तो खुद कह रहे हैं कि न वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, न वो उनकी इच्छा। आखिर वो क्या करेंगे? घर बैठेंगे थोड़े, सन्यासी थोड़े बनेंगे, कहीं ना कहीं फिर वो इसी संसदीय राजनीति में रहेंगे। और यदि अवसर मिला कोई, यदि फिर, मैंने आप एक पिछली चर्चा में कही थी कि ये कहने भर की बात होती है कि मैं ये नहीं बनूंगा, मैं नहीं बनूंगा, अवसर मिलता है तो कोई चुकता नहीं है। नीतीश कुमार ने एक बार ये भी कहा था कि देखिए, मैं 3 घरों में तो चला गया, एक चौथा घर बचा। सही आपने कहा, ये आपने सही कहा कि अभी विधानसभा के दोनों सदनों के विधेयक लगातार कई वर्षों से, जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से विधान परिषद के सदस्य हैं। इसके पहले विधानसभा के सदस्य थे, लोकसभा के सदस्य रहे कई बार। अब वो एक सदन अभी राज्यसभा बाकी है। आपको याद होगा, यहाँ जब सुशील मोदी चुनाव लड़ रहे थे, राज्यसभा जा रहे थे, तो ये चर्चा में उन्होंने कभी हल्के ही ढंग से कहा था कि अब वो तो इनका भी 4 सदन हो गया, मेरा 1 सदन बाकी है। तो इसमें चर्चा होने लगी थी क्या नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, तो वो अभी जो चर्चा होने लगी थी, जो क्यास है वो अभी कहाँ थम गया है। अब वो उनके लिए तो जो भी चाहेंगे वो तो उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है। अब स्थिति थोड़ा है कि आज की तारीख में वो राज्यसभा चाहेंगे जाना तो उनके लिए कोई ये नई स्थिति बनती है। विधानसभा चुनाव के बाद भी मैं आपसे कहता हूँ कि वो जब चाहेंगे जा सकते हैं, इसलिए कि जब बिना कोई विधायक रहते 4 विधायक वाली पार्टी को, आपको याद होगा लालू यादव ने जीतनराम मांझी के बेटे को ही काउंसिल में भेजा था। जी बिल्कुल, रामविलास पासवान लोकसभा का चुनाव हार गए थे तो लालू यादव ने ही राज्यसभा में उन्हें मेंबर बनाया था। अब रही बात जो आपने बात कही कि बीजेपी का चेहरा कौन होगा, तो ये एक बात बहुत लंबे समय से थी। जब नीतीश कुमार के चेहरे पर भाजपा राजनीति बिहार में कर रही थी लालू यादव के खिलाफ, तो चेहरा तो नेता बने थे सुशील मोदी, लेकिन चेहरा नहीं थे, इसलिए कि चेहरा की नौबत ही नहीं आई थी। चेहरा तो नीतीश कुमार थे। अब वो बिहार के भाजपा के राजनीतिक परिदृश्य से कहीं न कहीं सुशील मोदी किनारे कर दिए गए हैं, ओझल हो गए हैं। मतलब एक्टिव तो हैं वो, लेकिन चेहरा के रूप में नहीं, नेतृत्व नेता के रूप, नेता तो अभी भी हैं, रोज हमला बोलते हैं, उनके अपने मुद्दे होते हैं, मार्गदर्शक। हाँ, लेकिन चेहरा की जो बात आपने की, तो अभी इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में, खास करके ये जब बिहार में एक अगस्त महीने में बदलाव हुआ, उसके बाद संजय जायसवाल के बाद सम्राट चौधरी जो बनाए गए हैं, आपको याद होगा को विधान परिषद में अभी विपक्ष के नेता, और फिर उनको प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर ही सौंपी गई है। तो बिहार में अब आसन्न चुनाव में अगले पिछड़े की राजनीति और लड़ाई अब खत्म हो गई है। अच्छा, अब तो लड़ाई पिछड़ों की होगी। एक तरफ यदि तेजस्वी यादव होंगे तो सम्राट चौधरी को जिस चेहरा के रूप में बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया है, तो कुशवाहा बनाम यादव की लड़ाई होगी। और अगली जातियां जो अभी मानी जाती है कि वो एनडीए के फोल्ड में हैं, वो सब इधर ही होंगे। और उधर फिर जो राजद का एक अभी जो M-22 समीकरण है, स्वाभाविक रूप से वो अभी भी इंटैक्ट में मानता हूँ। और नीतीश जी ने पलटी मार दी है, नीतीश जी ने अपना पाला बदल लिया है। लेकिन अब वो आने वाले चुनाव में जो 2025 की आप चर्चा की, तो चेहरा तेजस्वी होंगे और इधर सम्राट होंगे। अब इसमें कहीं ना कहीं आप एक बात अभी कहेंगे कि तो फिर उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? हाँ बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता रहे हैं, कुशवाहा जाति के, और बीजेपी में आ गए। क्या सम्राट चौधरी को इस तरीके से मुख्यमंत्री मान लेंगे?
मानना ही अब्दुल्ला चल। देखिए उपेंद्र कुशवाहा जिस फोल्ड में आए हैं तो अब कोई बार्गेन करने, सौदेबाजी करने की, अपनी राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, आपको याद होगा लोकसभा की 2 सीट का वो चुनाव लड़े थे जी, दोनों जगह हार गए थे 2019 में। और इसके बाद वो तो राजनीतिक रूप से सच पूछिए अपनी भी उनकी जरूरत थी नीतीश कुमार को, उन्हें पुनर्वास दिया कि उन्होंने विधान परिषद का सदस्य बनाया, दल का संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, लेकिन अब उनकी महत्वाकांक्षी होना राजनीति में बुरी नहीं है। लेकिन उन्हें लगता था कि जब वो जैसा वो कहा करते थे कि नीतीश कुमार ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि आने वाला दिन तो अब आप लोगों का है, अब वो लगता था कि इस भरोसे साथ आए थे। लेकिन तेजस्वी के नाम की जब घोषणा कर दी तो उनके राजनीतिक भविष्य पर तो ताला लॉक हो गया। तभी उन्होंने फिर उस दल में असहज स्थिति हुई तो नीतीश कुमार के साथ उन्होंने तेजस्वी पर भी हमला बोलना शुरू किया। अब उनको अपनी राह बदली, आज बीजेपी के साथ हैं। तो अब तो यहाँ वो अपनी राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, अब देखिए अभी जो बीजेपी के साथ कोई आ रहा है, कोई दल भी जो साथ हुआ वो सौदेबाजी करने की स्थिति नहीं है। जब वो दल का तो या तो विलय करे, अलग भी अस्तित्व रखेगा, तो बीजेपी अपनी जरूरत से उन्हें उनके साथ करेगी। और जो अभी सामाजिक समीकरण है, जो मतदाताओं को गोलबंद करने का एक ताना बाना बुना जाता है, उस हिसाब से चाहे वो मुकेश सहनी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, अब तो आरसीपी सिंह तो इसी फोल्ड में आ गए हैं। हाँ बिल्कुल, अब तो सम्राट चौधरी के सामने करबद्ध हैं। बिल्कुल, आज भी आपने देखा वहाँ अभी मुंगेर की सभा में सब लोग दिखे वहाँ। तो कुल मिलाकर 2025 का चुनाव पिछड़ा ये होगा, पिछड़ा होगा, ये होगा। अब अगला पिछड़ा जो पिछले चुनाव में, विधानसभा के 2015 के चुनाव में लालू प्रसाद ने आरक्षण के इशू को जिस ढंग से उछाल करके और अगला पिछड़ा और ये कुछ बात की थी, अब वो राजनीतिक स्थिति परिस्थिति बिहार की नहीं रह गई। इसलिए 2025 के चुनाव में बीजेपी की ओर से चेहरा, फिलहाल इसमें कोई अभी मुझे संदेह नहीं लगता है, सम्राट चौधरी चेहरा होंगे। और पिछड़ा बनाम पिछड़ा की लाज, अब खासकर कुशवाहा जाति में राजनीतिक भूख भी है। सतीश प्रसाद के बाद कोई कुशवाहा जाति का मुख्यमंत्री बना भी नहीं है, वो भी तो कुछ 7 दिन के लिए बने थे। अब उसके बाद एक कुशवाहा जाति को भी लगता है कि एक अवसर आया है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट करने के बाद बीजेपी की उम्मीद जगी है कि जो 7-8% कुशवाहा जाति की का जो वोट माना जाता है उसमें उसकी पैठ बढ़ेगी। और उपेंद्र कुशवाहा के खासकर नीतीश कुमार से अलग हटने के बाद जो एक लवकुश समीकरण था, कहीं ना कहीं उस पर तो हमला होता दिख रहा है। लवकुश समीकरण पर हमला होता दिख रहा है, और ऐसा लगता है कि अब ये खिसक गया है नीतीश कुमार के पास। नहीं, अभी तो एक टेस्ट केस होगा। अभी तो चुनाव में 2 उपचुनाव हुए, अभी 2 सीटों के, उसमें नतीजा जो आया वो तो बीजेपी के लिए तो सुखद था और सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए निराशाजनक। गोपालगंज और कुर्ने। हाँ जी। अब मोकामा की सीट भी जो जीत हुई राजद के, तो वो अनंत सिंह की जीत में मानता हूँ। तो कुल मिला, जैसे अभी जो जहाँ मुंगेर में सभा हुई है आज अमित शाह की, तो वहाँ भी आपको याद होगा वो अब तो ललन सिंह की जो राजनीतिक नैया है वो राजद के जनाधार के बूते पार लगने वाली है। इसलिए कि लोकसभा का पिछला चुनाव आप याद कीजिए, एक बाढ़ विधानसभा क्षेत्र माना जाता है, वो राजपूत बहुल है, और मुंगेर में जो खासकर भूमिहार जाति का राजनीतिक वर्चस्व भी माना जाता है। तो उसमें मोकामा में आपको याद होगा पिछले चुनाव में 400 वोट से वो पीछे रह गए थे। तो एक ललन सिंह नेता है, जनाधार वाले नेता है नहीं है, ये मैं मानता हूं। बीजेपी को एक चेहरा और दुल्हा जो मिला है वो भी इम्पोर्टेड नेता है। मतलब राजद, जदयू, मतलब भाजपा इतनी बड़ी पार्टी, उन्हें अपने भीतर से कोई नहीं मिला। बड़ी उम्मीदों के साथ विजय कुमार सिन्हा आगे बढ़ रहे थे, मंत्री रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, विपक्ष के नेता रहे, लेकिन लगता है उनके दिन बहुरने वाले नहीं हैं। ये राजनीतिक व्यवस्था मानी जाती है कि आपके यहाँ कोई उस तरह का नेता बिल्डअप नहीं हो पाया हो, तो चुनाव में टिकट देने के लिए भी, कैंडिडेट बनाने के लिए भी इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट भी होता है। अब वो आप किसी, जैसे अब राजद, इसमें आपको बीजेपी और जदयू में जो दोस्ती हुई थी, तो कुछ कैंडिडेट वहाँ इंपोर्ट भी किए गए। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसी तरह से जो आपने बात की कि अभी सम्राट चौधरी की बात की, वो इम्पोर्टेड, किसी ने इंपोर्ट थोड़े किया है, वो एक राजनीतिक व्यवस्था रही। राजद उन्होंने अपने कारणों से छोड़ा, जदयू अपने कारणों से छोड़ा, और भाजपा में आने के बाद उन्हें एक अनुकूल परिस्थिति बन गई है। इसलिए ये एक राजनीतिक पृष्ठभूमि आप कह सकते हैं कि हाँ, वो
कभी राजद में थे, जदयू में थे, समता पार्टी में भी थे, लेकिन आज ये हैं तो इम्पोर्ट करके बीजेपी इसको अब एक हमला भर की बात होगी। हर पार्टी उसके सामने जो अवेलेबल लीडर होता है उसमें कौन सशक्त होगा। बिहार की एक राजनीतिक परिस्थिति आप जानते हैं कि यहाँ जातीयता एक बड़ी सच्चाई है राजनीति की, मतदाताओं की गोलबंदी उस हिसाब से होती है, कैंडिडेट तय उस हिसाब से होते हैं। तो भाजपा ने कहीं समझा है कि नीतीश कुमार पर यदि हमें राजनीतिक हमला बोलना है, घेरना है, लवकुश समीकरण को यदि हमें कहीं ध्वस्त करना है तो सम्राट चौधरी के आगे करने का एक उद्देश्य सिर्फ यही है। और वो मंत्री रहे हैं, सबसे कम उम्र के मंत्री बनने का उनका रिकॉर्ड है। बिल्कुल, इस्तीफा भी देना। और अभी तो खास करके बनने के बाद जिस ढंग से भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार पर जो सबसे अधिक हमलावर हो, तो वो कर रहे हैं। अभी जिस ढंग से उनका हमला होता है, कभी कभी तो मुझे हैरानी होती है कि कभी कभी मुझे लगता है कि इस हद तक राजनीति में विरोध हो, असहमति हो, कभी कभी कुछ ज्यादा ही वो कर जाते हैं। तो विजय कुमार सिन्हा की तो उम्मीदें खत्म हो गई। नहीं, उम्मीद तो अभी विजय कुमार सिन्हा, देखिए ये बिहार की आज सच्चाई है। बिहार का जो राजनीतिक सामाजिक जीवन में है, कोई अपर कास्ट का व्यक्ति नेता बनेगा, नेतृत्व बनेगा, यदि कोई ये आकलन हम आप करते हैं, वो दिन अब लद गए। हाँ, 90 के बाद जो एक मंडल की राजनीति का अभ्युदय हुआ है, उसके बाद कोई अपर कास्ट का व्यक्ति कहाँ किसी दल में चेहरा होगा, उसके वोट की जरूरत होगी। और कुछ दल तो मानते हैं कि वो मजबूरी है, कहाँ जाएगा। लेकिन अपर कास्ट का जब नेतृत्व हाथ में नहीं मिलना है तो फिर वो तो किसी के साथ रहने की उनकी मजबूरी है। इसलिए विजय सिन्हा को यदि वो कोई सीएम कैंडिडेट के रूप में यदि आपका आकलन है या लोग आकलन करते हैं, तो ये तो मुझे लगता है कि सच्चाई से दूर है। चलिए, तो आपने देखा सच्चाई से कौन करीब है और सच्चाई से कौन कितना दूर है। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।